तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, उम्मीद करते होंगे बढ़िया ही होंगे। तो आज के थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम क्या आज शूट करने वाले हैं, किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, एग्ज़ाम जो है आपका 29 फरवरी को है और 29 फरवरी को मद्देनज़र देखते हुए आपको सज़ा ये सुनाई जाती है कि चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे हम लोग। यानी कि चैप्टर की बात नहीं, पूरे मैथ का जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर और एक एक दो दो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ना है। इसके बाद एक वीडियो और अपलोड होगी जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट सिर्फ सूत्र रहेगा और 10 से 15 से 20 मिनट तक होगा। जब आपको पेपर देने जाना रहेगा उसके शाम को वीडियो अपलोड होगी और उसको आप आराम से पढ़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो मैथ में चैप्टर्स हैं, टोटल 14 चैप्टर हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो 14 चैप्टर है, मैं चाहूँ तो एक ही बार में 14 चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, बट मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेके जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि पार्ट 1 में 1 से लेकर 7 चैप्टर तक और पार्ट 2 में 7 से लेकर 14 चैप्टर तक मैं पढ़ाऊँगा, जिससे आपको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो आपकी गणित है, इस गणित में टोटल 14 चैप्टर यानी कि टोटल 7 यूनिट है। कितने यूनिट है? 7 यूनिट। जैसे कि मैंने इस पर कल वीडियो बनाया था, ठीक है, कि ये जो संख्या पद्धति है, ये जो संख्या पद्धति में, इस संख्या पद्धति में एक ही चैप्टर है और ये बीजगणित है, इसमें 3 चैप्टर हैं, 18 नंबर के हैं। और निर्देशांक ज्यामिति तो सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की है और ज्यामिति जो है ये 10 नंबर की है, जिसमें त्रिभुज है और वृत्त है। फिर ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति रहेगी, ऊंचाई दूरी रहेगा और ये इस वाले मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है। और सांख्यिकी प्रायिकता तो भाई कोई बात ही नहीं है। इसमें मैंने एक कल वीडियो बनाया था कि किस तरीके से कौन कौन चैप्टर से बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें बात नहीं करेंगे, बात करेंगे अपने टॉपिक पे। तो यहाँ से लेके आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर मैंने 7 चैप्टर तक मैंने पूरा कवर कर लेना है हमको। तो आइए समझते हैं सबसे पहला चैप्टर की क्या है। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है। क्या होता है रियल नंबर, परिमेय और परिमेय परमेय का लोग कहते हैं और हम भी कह ही दे रहे हैं। चलिए क्या कहें, आप लोग जानते हैं। इस वास्तविक संख्या में हमको क्या क्या पढ़ना है, इससे सवाल क्या क्या पूछेगा। देखिए, वास्तविक संख्या में आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको परिमेय जानना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। यस सर, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अभाज्य जो है एलसीएम जो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाला जा रहा है, एचसीएफ निकाला जा रहा है और यूक्लिड विभाजन से भी निकाला जा रहा है। अभाज्य गुणनखंड क्या है, और एक सवाल इसमें और बनेगा कि कौड़ी में 5 और कौड़ी में 3 या कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 3, ये सब अपरिमेय संख्या हैं तो क्यों हैं। और यह मैं 100% गारंटी देता हूँ ये पेपर में आएगा ही आएगा। और इसमें कुछ और चीज़ें भी बची हैं, शांत शांत कि कौन शांत है कौन शांत है, बिना गुणा भाग, यही सारी चीज़ें हैं जिसको 10 मिनट में हम कवर कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की छोटी सी बात मैं कहूँ तो जिसको P/Q ग्रुप में लिख दें उसको हम बोल देंगे परिमेय संख्या। जो लोग बोलते हैं मैं भी वही बोल रहा हूँ, बट ध्यान देते हैं लोग कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर 0, मैं भी लिखा हूँ कि Q बराबर 0 नहीं होगा। अब जैसे आप अगर लिख दें 3/8 तो परिमेय संख्या हो जाएगी, 7/12 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, 1/3 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए तो परिमेय संख्या होगी। अच्छा, P एंड Q जो है, P और Q क्या कह रहा है, P और Q, अबे यार P और Q पूर्णांक होने चाहिए, यानी जो संख्या होनी चाहिए वो ध्यान रहे, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यानी ऊपर अपरिमेय लगा दें, नीचे परिमेय लगा दें, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना, ऊपर ही पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक। ये शांत तथा अशांत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये 10/5 है, आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूना के 10, कह देंगे परिमेय संख्या है। अगर 1/3 भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, 3.3333333 ऐसे से चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे से चलता जाएगा। अब हर बार वही रिपीट हो रहा है, हर बार वही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये कह देंगे क्या है, ये अशांत है। क्या है, अशांत है, लेकिन क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको P/Q ग्रुप में नहीं लिख सकता उसको हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या। अगर बात की जाए
तो सर कौड़ी में 7, चाहे कौड़ी में 5, ये परिमेय संख्या है कि ये परिमेय संख्या है, तो कर देंगे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पी बटे क्यू में इसको पी बटे क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं एक, देखिए ये पी बटे क्यू ग्रुप में हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन ध्यान में रहे पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या ये पूर्णांक है, नहीं, क्या ये पूर्णांक है, हाँ, तो दोनों अगर पूर्णांक, ये पूर्णांक होना चाहिए ना, पूर्णांक है नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। परिमेय संख्या को भी जिसको कह रहा है कि पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो अपरिमेय संख्या हम ध्यान रहता है कि पी बटे क्यू ग्रुप में लिखिए, लेकिन दोनों पी बटे क्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पूर्णांक थोड़ी है, ये पूर्णांक है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जैसे मतलब 3.666677777 8 8 8 8 8 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 10 10 ऐसे जा रहा है और पता नहीं चला कहाँ तक जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर एक का है कि 6 6 6 फिर 7 7 7 फिर 8 8 8 फिर 6 6 6 फिर 7 7 7 फिर 8 8, तो रिपीट होने लगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन परिमेय में कौन सी, वो अशांत वाली रह जाएगी। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पी बटे क्यू में देख सकते हैं, उसको बोल देंगे परिमेय संख्या। ध्यान में रहे पी और क्यू दोनों को पूर्णांक होना चाहिए, और ये शांत अशांत दोनों हो सकती हैं, शांत भी हो सकती है और अशांत भी हो सकती है। अपरिमेय में क्या हो जाएगा, जिसको पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। कोई कहेगा सर कौड़ी में 2 बटे 1 मैं पी बटे क्यू ग्रुप में मैंने लिख दिया सर, हाँ तो लिख दिया तो ठीक है, ध्यान भी तो रहे कि ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या पूर्णांक है, ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, निश्चित अंकों पर बार नहीं लगा सकते हैं, इसमें बार अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, एक आध सवाल लेते हैं, देखिए जैसे 3.464746474647 तो कहते हैं क्या है, ये परिमेय संख्या है, भले ही रिपीट होती जा रही है, लेकिन देखिए 4 6 4 7 बार बार वही आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर यही 4 6 7 फिर 4 6 8 फिर 4 6 9 ऐसे डाट 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 करते जाए, कुछ रिपीटेड ना हो, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जान गए। एक बात और होती है कि अगर परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में जोड़ देंगे, या अपरिमेय संख्या में घटा देंगे, या अपरिमेय संख्या में गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय ही होगा। ध्यान भी रहे, जैसे कहें कहने मतलब ये एक एग्जाम्पल एक तरह लेके चलता हूँ, समझिएगा। जैसे कहना ये है परिमेय, ये क्या है, परिमेय, गुणे कौड़ी में 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे ये लिखा है 5 कौड़ी में 2, ये क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि जोड़िए चाहे घटे, अपरिमेय में अगर आप जोड़ देंगे, अच्छा ये घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। गुणा करें बड़ा अजीब तरीके की बात है। देखिए जैसे मैं कौड़ी में 3 लिख दूँ, गुणे कौड़ी में 3, तो ये दोनों अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ये परिमेय हो जाएगा, है ना, ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन एक अपरिमेय हो और दूसरा क्या हो, परिमेय हो, तो वो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर ये कौड़ी में 3 भागे कौड़ी में 3 है, तो ये क्या होगा, ये परिमेय आ जाएगा। लेकिन कौड़ी में 5 बटे कौड़ी में 5 कौड़ी में 3, ये क्या होगा, ये अपरिमेय है। ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। अपरिमेय है और ये परिमेय, तो अपरिमेय अपरिमेय समझ रहे। अपरिमेय में कुछ जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, अपरिमेय में कुछ घटाएंगे तो अपरिमेय आएगा, अपरिमेय कुछ अपरिमेय परिमेय को गुणा करेंगे तो अपरिमेय, अपरिमेय से अपरिमेय भाग देंगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक, अगली बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ ले लेते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रमेय से। ध्यान रहे कि ये पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है, लेकिन पाई के सारे मान परिमेय होते हैं। ठीक है, अब इसमें एलसीएम एचसीएफ को ज्ञात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये एक सवाल ला के मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अरे वाह क्या बात है, लगा ही सवाल है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको बोलते हैं भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस क्षेत्रफल। मैंने इसीलिए कम समय लगेगा, इसीलिए मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ। जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जितनी बार भाग जाते हैं उसको बोलते हैं भागफल, जिसमें भाग उसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है क्षेत्रफल। ये ना होता है ना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्षेत्रफल, वही यहाँ पे लिखा है, वही यहाँ पे लिखा है। एक सवाल लेते हैं, आपकी किताब का ही सवाल है। ठीक है, 13 और 125 है, यार 135 है, और सवाल गलती है, मैं यहाँ 135 225 है, 135 है और ये 200 कितना है, ये 25 है। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से भाग दीजिए 135 में 125 का भाग, एक बार जाएगी बचेगा 90। आप उसको कैसे लिखेंगे,
225 बार फलाने गुणे फलाने प्लस इतना शेषफल। तो मैं 225 को क्या लिखा कि 135 गुणे 1/90, मैंने यहाँ से लिख दिया। फिर भी एक बार फिर से भाग देंगे 90 में 135 का, 90 में जब 135 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 90 का 90 कितना जाएगा 45, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 135 सॉरी बराबर 90 गुणे 1 प्लस कितना 45, वही मैं लिखा हूँ 135 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर क्या करेंगे, 45 से भागे, फिर 45 में किससे भाग देंगे 90 में, वो सब आप पढ़े हैं आराम से देख लेंगे। तो जब रिमाइंडर आर यानी आर बराबर क्या हो गया 0, तो मेरा बी कितना हो गया 45, मेरा एस शेप कितना हो गया 45। पढ़े होंगे आप लोग, बस तड़का मार रहे हैं हम आप लोग ना, ठीक सर। 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड से लगाना है, तो 6 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, 20 से कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब एस शेप क्या करते हैं, एस शेप से कितना आ जाएगा 2, एस शेप का मतलब जो सब में काम मिल जाए उसको बोलते हैं एस शेप। एलसीएम का मतलब जो सब में मिल जाए वो और जो न मिले वो। तो ये हो गया 2, ये क्या हो गया 2, जैसे ये मिल गया 2 और ये नहीं मिला तो ये भी लिख लो, ये नहीं मिला तो ये भी लिख लो और ये नहीं मिला तो ये भी लिख लो। कितना होगा 3 × 5 = 15, 3 × 60। एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिलता है वो भी लेते हैं, जो नहीं मिलता वो भी लेते हैं। एसएफ में क्या करते हैं, जो खाली मिलता है उसको लेते हैं, ठीक है, ठीक से। और इसमें एक होता है सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है, जिसका एस शेप कितना है 1 है। जैसे मैं कहूँ ये 2 है, ये 5 है और ये 7 है, इसका एस शेप कितना आएगा 1 आएगा ना, क्योंकि 5 गुणे 1 लिख देंगे और 7 गुणे 1 लिख देंगे, तो इसका एस शेप कितना आएगा 1। तो इसको बोलेंगे सहभाज्य है। लेकिन मैं कहूँ 2 है और ये 8 है और ये 10 है, तो इसका एस शेप 1 आएगा क्या, नहीं सर, क्योंकि इसमें भी 2 मिल जाएगा, इसमें भी 2 मिल जाएगा, इसमें भी 2 मिल जाएगा, तो इसका एस शेप 1 नहीं आएगा। जिसका एस शेप 1 आता है उसको हम बोलते हैं क्या, सहभाज्य संख्या। अब शांत देख लेते हैं और अशांत देख लेते हैं। उसमें पूछा जाता है शांत कौन होता है। जैसे कि अगर ऊपर लिखा है 31, 25, 638, 42, 4 जो भी है, अगर नीचे 2 है और 5 है, या 2 हो तब भी शांत, या 5 हो तब भी शांत, या दोनों हो तब भी शांत, लेकिन उसके सिवा और कोनो पैठ गया अंदर तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। 2 रहेगा तो भी शांत, 5 रहेगा तो भी शांत, या दोनों रहेंगे तभी शांत। अगर इसके सिवा कोई अंदर घुस गया तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। एक सवाल लगा के देख लेते हैं लोग, ठीक है, एक सवाल लगा लें, लगा लीजिए सर जी, क्या करना है। जैसे 31, 65, 684, मुझे पता नहीं, मैं वैसे रेंडमली लिख रहा हूँ। 2 गुणे 3 गुणे 4, क्या है ये अशांत है, क्योंकि 3 आ गया, क्या गया 3 आ गया। अब क्या हो गया, ये शांत हो गया, शांत हो गया। अगर मैं कहूँ ये 2, अब क्या है शांत है, अब क्या है शांत है, अब क्या है शांत है, अब क्या है अशांत है। जब 2 और 5 के सिवा कोई अंडर प्रवेश करेगा तो क्या जो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे, तो ये शांत शांत समझ आ गया। कॉर्डिंग 5, कॉर्डिंग 3, कॉर्डिंग 2, ये वो आएगा आपको सिद्ध करने की है, परिमेय संख्या है तो क्यों। अगर मैं इसमें बनाऊँ तो 15 मिनट मेरा इसमें चला जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं, इसका मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बना दूँगा, या वीडियो पुराने मैं पढ़ाया जरूर होगा इसका, है ना। अगर नहीं होगा तो मैं देख लूँगा बनेंगे इस पर, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आगे धीरे से बढ़ जाते हैं। तो देखिए चैप्टर आसानी से खत्म हो गया, कुछ था नहीं इस चैप्टर में, और इससे 1 नंबर 2 नंबर का सवाल हो जाएगा। आ जाते हैं पीछे किस में आ जाते हैं हम लोग, आ जाते हैं चलो उधर चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आते हैं बहुपद में। बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें बहुत घात उसको बहुपद कहते हैं। ऐसे लोग पढ़ाते हैं, मैं सुना भी हूँ, एक हमारे सर बताते हैं कि पढ़ाते हैं जिसमें बहुत घात उसको बहुपद बोलते हैं। तो भाई हो सकता है, अब हम लोग थोड़ा क्या ही बताएं। अब तो बहुपद में पहले आपको जो चर राशि और अचर राशि के बारे में जानना पड़ता है कि चर राशियाँ क्या होती हैं। गाय भैंस देखें हैं, ये सब देखें, भैंस यहाँ चरेगी, कल यहाँ चरेगी, परसों यहाँ चरेगी, तो इसका स्थान निश्चित नहीं है, कब यहाँ घास चर के जाएगी, कब यहाँ घास चर के जाएगी, कब यहाँ घास चर के जाएगी, तो इनका स्थान कोई निश्चित नहीं है। तो चार राशियाँ होती हैं, उनका कोई मान निश्चित नहीं होते। जैसे मैं कहूँ यक्स, यक्स का मान आप 6 में निकालेंगे तो 6 आया होगा, 7 में निकालेंगे तो 7 आया होगा, 8 में निकालेंगे तो 8 में आया होगा। कब वो ऐसा होगा कि 6 में निकालेंगे तो 7 आया होगा, यानी यक्स का मान कुछ भी आ सकता है, नहीं यक्स का मान कुछ भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगी, चार राशियाँ हैं, ये सब क्या हैं, चार राशियाँ हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मतलब जिसका मान फिक्स ना हो उसको हम क्या बोलेंगे,
चर राशि, जिसका मान फिक्स उसको बोल देंगे अचर राशि। जैसे आपका वेट नापा गया, चाहिए आपकी लंबाई नापी गई, कल एक्स बार आई थी 6 और जाकर दिल्ली में नापे पता चला एक्स बार आ गया 7। यहाँ वजन नापा गया तो पता चला एक्स बार 3 ग्राम, वहाँ नाम पता 3.5 ग्राम हो गया, तो टिकट है। तो ये अचर राशियाँ यार चर राशियाँ जिसका मान हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। ये 5 है तो 5 को 6 नहीं पढ़ सकते हैं आप, या इसका मान 6 भी पढ़ सकते हैं तो कब वो 7 होगा, कब वो 8 हो जाएगा। यहाँ पे चर अचर राशि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चर राशियाँ जो हमेशा बदल जाती हैं, अचर राशियाँ जो बदलती नहीं हैं। इस बार पढ़ लेते हैं घात क्या होती है। देखिए कभी भी आपके गाँव में चोर हैं 5 गो, तो जो सबसे बड़का चोर उसी का नाम बताएंगे। आपके गांव में धनी आदमी है 5 गो, तो आप किस आदमी का नाम बताएंगे जो सबसे ज़्यादा धनी होगा। जैसे मैं लिखता हूँ सवाल 3x² + 4x + 4 पूछा जाएगा कि घात कितनी है, तो घात कितनी बताएंगे 2। जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लोग बताते हैं। जैसे मैं लिखूँ 3x⁴ + 6x⁴ 18 + x², ये 18 लिखा है, लिखा है 18। कोई देख के बताएगा उसे 18 4 22 2 24, ऐसा नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी घात बताएंगे कितना है, 18 है। कितनी है, 18 है। सबसे जो बड़ी घात है उसी को हम बताते हैं। तो आप चर राशि भी जानेंगे, अचर राशि भी घात भी जानेंगे। गुणांक देख लेते हैं क्या होता है गुणांक। इसमें पूछेगा x² का गुणांक कितना है, पूछेगा x² का गुणांक कितना है, तो आप क्या बताएंगे x² में कितने गुणांक हैं, 3 का। x में कितने गुणांक हैं, 4 का। ठीक है, एक और सवाल लेता मैं, -3x² + 4p - 7x, x नहीं मैं लिखता हूँ q। ठीक है, पूछेगा x² का गुणांक, तो कहेंगे -3, चिन्ह के साथ बताएंगे। p का गुणांक 4, q का गुणांक -7। ठीक है, ऐसे गुणांक आप लोग बता लेंगे। ठीक है, अब पूछ लेते हैं पद। पूछता है पद कितने हैं। जैसे एक मैं कहूँ 4x², कितने पद है बेटा, 1। 3x कितने पद हैं, 1। 4x² + 3x कितने पद हो गए, 2। ठीक है, अब 4x² × x + 4 कितने पद हो जाएंगे, 3। 1 2 3 नहीं, ये एक ही है, इसको 4x क्यों लिख देंगे आप, है ना, और लिख देंगे 4x। कितने पद हैं, 2। तो अब पद देख लेंगे, एक पद, ये द्विपदी, त्रिपदी, ये सब आसान चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब हो गया था। ऐसे एक और चीज़ पहचाना था कि बहुपद क्या है। अरे यार बहुपद की बात हम बता बनेंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं। बहुपद होता है, एक व्यंजक होता है, वो समीकरण होता है। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वो बातें हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें चर की घाती, जो चर की घाती होती है धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, उसको बोलते हैं बहुपद। 3x² + 4x ये बहुपद है, यस सर। चर की घाती देखिए कितना है, 2 है, चर की घाती कितना है, 1 है, तो ये बहुपद है, बहुपद है। और मैं लिखूँ 3x² + 8x कौड़ी में 8x + 7, कौड़ी में 8x + 7, ये क्या बहुपद है, नहीं बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात कितना देगा, ये 3x² तो है, ये कौड़ी में 8 भी है, लिख सकते हैं आप ऐसे इसको 8x⁴1/2। देखिए x चला गया कौड़ी में और x घाती पूर्णांक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। x⁻³ ये बहुपद नहीं है। x⁴4/2 ये बहुपद है, क्योंकि ये काटेंगे तो x⁴ कितना देगा, 2, ये बहुपद है। ठीक है, अच्छा ये बताइए बहुपद है कि नहीं है। 3x² - 4x + 11 बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है सर, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। x पे घात 1 है, कौड़ी में सिर्फ 4 लिखा है, कौड़ी से हमको मतलब नहीं है, कौड़ी से मतलब है, लेकिन ध्यान रहे हमको भी चर राशि देखना है। चर राशियों में अगर चर राशियों पे धनात्मक पूर्णांक लगा है तो वही बहुपद होगा, तो कोई बहुपद नहीं होगा। चलिए, तो ये सब हो गया बहुपद की बात है। ठीक है, 1-2 सवाल। हाँ, बहुपद में 2-3 प्रकार के बहुपद होते हैं, है ना, 2-3 प्रकार के होते हैं बहुपद होते हैं। मत यार जान दो। देखिए बहुपद होता है, एक द्विघाती हो, एगो रैखिक बहुपद होता है, एगो द्विघाती बहुपद होगा, एगो त्रिघाती बहुपद होता है। रैखिक क्या होता है, जिसमें कोई घात ना, मतलब एक घात, जैसे ax + b, एक क्या होगा रैखिक बहुपद होगा, जिसमें मतलब 3x + 4, ये क्या होगा रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद मतलब इसमें एक को घात ना हो, घात मतलब एक घात हो सकती है, मतलब उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे, इसमें दो घात होगी। जैसे मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं इसको लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, है ना, 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 ये सब का सब क्या है, ये सब के सब क्या है, ये बहुपद हैं। कौन से बहुपद, द्विघात बहुपद। त्रिघात जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, ये तो क्या है, त्रिघात बहुपद है। तीन घात दिख रहे हैं तो ये त्रिघात बहुपद है। तो ऐसे आप समझ लेंगे। एक और चीज़ देख लेते हैं ये, हाँ, कौन बहुपद होता है, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। देखिए बहुपद और समीकरण में अंतर, समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरण की बात करें चाहे समीकरण बात करें, वो जीरो के बराबर कर देते हैं तो वो समीकरण बन जाता है, और जीरो के बराबर नहीं करते तो क्या होता है, बहुपद हो जाता है। देखिए जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये बहुपद है, ये क्या है, ये बहुपद है, ये क्या है, ये मेरा बहुपद है, ठीक है, क्या है, बहुपद। 4x स्क्वायर ये बहुपद है कि नहीं है, सर है, क्योंकि x से कितना है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। बोरिंग लग रही है क्या क्लास, बोरिंग लग रही होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि रात के बज रहे हैं, जानते हैं कितना, एकदम एग्जैक्ट 2:35 हो रहा है। और हम आप लोगों के लिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग जाने दे, अब नहीं गए, अब क्या कहें। तो ये जो है कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है ना, वो ये क्या है, मेरा बहुपद है। क्यों, क्योंकि यार x घातीय पूर्णांक है तो बहुपद हो जाएगा। यही बहुपद था, ये जब जीरो के बराबर कर दूँ क्या हो जाएगा, वो समीकरण हो जाएगा, यानी ये बहुपद हो गया और ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, मेरा व्यंजक है। क्या ये बहुपद है, नहीं बहुपद नहीं, क्योंकि इसको मैं करता हूँ ऐसे, है ना, ये पूरा x है तो ये बहुपद नहीं है, तो ये क्या है, व्यंजक है। तो क्या ये व्यंजकवा, क्या ये व्यंजकवा बहुपद हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये बहुपद है नहीं, ये व्यंजक है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुपद के मतलब ये होता है कि उस पर x की घाते या चर की घाते क्या ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो बहुपद होता है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। तो क्या ये व्यंजक है, क्या ये व्यंजक हो सकता है, हाँ ये व्यंजक हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं, मतलब सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं। आप ही क्लास की है, क्षारक में अगर जल में घुल जाता है तो क्षार बन जाता है, ऐसा मैं पढ़ाया था, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, समीकरण है, क्या है, व्यंजक, सॉरी व्यंजक है। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, बहुपद ये लिखा है और समीकरण बराबर जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो समीकरण हो जाएगा। व्यंजक देखिए ये है, क्या है, व्यंजक ये, ठीक है। व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, लेकिन बहुपद व्यंजक हो सकते हैं। सारे बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। मैं वहीं पे लिखा हूँ, सभी बहुपद एक व्यंजक होता है ना, सभी बहुपद क्या हो जाएगा, एक व्यंजक हो जाएगा, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। अगर आपको नहीं समझ आएगा एक बार कमेंट करेंगे तो आपको हम फ़ोन करके आपको बता देंगे, ठीक है। नंबर जो है आपको जाएंगे ना हमारे उस पर, तब आपको मिलेगा। थोड़ा सा एक और सवाल देख लेते हैं, इस शून्यांक यहाँ क्या होता है, एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ से आपको शून्यांक, ठीक है, एक होता है मेरे भाई शून्यांक, क्या होता है, शून्यांक, और इसी को हम लोग मूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल। इसी को हम लोग अल्फा बीटा भी बोलते हैं, ठीक है। पेपर में कैसे कैसे देगा, एनसीईआरटी में लिखा है मूल, जब हम लोग पढ़ते थे मनोहरा में लिखा था, सॉरी शून्यांक लिखा है एनसीईआरटी में, राजीव प्रकाशन में। मूल कहाँ लिखा है, जब वो किताब हम लोग पढ़ते थे मनोहरा वाली, उसमें मूल लिखा रहता था, उसमें अल्फा बीटा की बात करता था। यहाँ से हम शून्यांक निकालते, शून्यांक मतलब क्या होता है, वही जो x का मान निकालते हैं उसको शून्यांक कहिए, मूल कहिए, चाहे अल्फा बीटा कहिए। चलिए इसको हल करते हैं, थोड़ा सा हल करिए सर, ये हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, है ना, आपको आता होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कमन कर देंगे, x कमन करेंगे हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 3 कमन करेंगे, माइनस 4 कमन करते हो जाएगा x माइनस 3, यस सर, x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 और x माइनस 4, यहाँ से मेरा माना जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान आ गया 3 और यहाँ से x का मान आ गया 4।
ये मेरे क्या हो गए, ये मूल हो गए। हम इस मूल को क्या बोल सकते हैं, ये शून्यांक भी हैं, ये क्या है मेरे शून्यांक हैं। यही अल्फा बीटा भी हैं, आप इसको अल्फा इसको बीटा कहिए, चाहे इसको बीटा चाहे इसको अल्फा कहिए, आपकी मर्जी है, आपकी खेती बाड़ी, आप जो मर्जी हो कहिए, ठीक है। ये हो गया अल्फा और हो गया बीटा, ठीक है। अब सवाल ये है कि योगफल कैसे निकालते हैं। योगफल निकालने का एक डायरेक्ट सूत्र होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए भाई, इसको लिखा जाता है ax² प्लस bx+c, ठीक है। योगफल होता है मेरा -b/a और जो गुणनफल होता है c/a, ठीक है। वो हमको चेक करना है, क्या करना है यहाँ पे, चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। योगफल यहाँ निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, योगफल, और क्या निकालते हैं, गुणनफल। योगफल जोड़िए तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 4 + 3 12 कितना हो गया, 7। गुणनफल निकालिए, 4 और 3 कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। चेक कैसे करेंगे, होता है योगफल बराबर -b/a और गुणनफल बराबर होता है क्या, गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो माइनस की जगह माइनस है, बी का मान कितना देखिए यहाँ पे, -7। -7 क्या हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, है ना, -7। ए का मान कितना है, यहाँ का मान कितना है, 1 है, कितना है, 1, तो हो जाएगा पूरा 7, यानी इसका मतलब ये क्या है, सही है, चेक हो गया। गुणनफल कैसे निकालते हैं, c/a, c का मतलब कितना है, 12, c मतलब क्या है, 12, और एक मान कितना है, क्या है, 1, तो हो जाएगा 12/1। ये क्या होगा, 12/1। तो यहाँ से मिलाइए और यहाँ से इसको मिलाइए, तो यानी ये हो गया उनके बीच संबंध, है ना। शून्यांक और गुणांक हमको चेक करना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अगला चैप्टर है। इसमें बड़ी अच्छी बात है ना कि आपको 2 ही विधि बताना है, एक हालांकि प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि में बिल कर देते हैं, पहले एक उड़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल है, कहेंगे सर कैसे कैसे डालते हैं, जोड़ेंगे ना तो कट जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 18। ये हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 9। ये मान कहीं रख दीजिए, सही समीकरण 1 में रख देते हैं। यह मान किस में, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो क्या है, x + y बराबर कितना है, 14। तो x का मान निकल गया कितना, 9, तो 9 + y बराबर कितना आ गया, 14। तो x y बराबर कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 9 जाकर उधर घट जाएगा, 24 से 9 घटें तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। y बराबर 5 और x बराबर 9, तो यहाँ रखिए y बराबर 5 और x बराबर 9, तो 9 5 देखिए 14 आ रहा है। 4 लाना है तो जो है कि x बराबर कितना आया, 9 और y बराबर कितना आया, 5। देखिए 9 में 5 गया 4 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सही है, ठीक है। इसको किस विधि से मैंने लगाया, इसको मैंने लगाया किस विधि से, विलोपन विधि से। इसको प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे, उसको लगाते हैं, देखिएगा। अरे आता है, प्रतिस्थापन विधि आता है आप लोग, है ना, लेकिन हम भी लगा देते हैं। तो अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से आती है तो वीडियो को भाग कर आगे बढ़ जाइए। यहाँ से सीधे करते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर आ जाएगा 14 - y। ये मान उठाकर समीकरण 2 में रखिए, यह मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण क्या है, x - y बराबर क्या आ जाएगा, 4। अब x की जगह क्या रखेंगे, 14 - y, 14 - y और -y बराबर कितना जाएगा, ये 4। तो y कितना जाएगा, 2y - 2y बराबर कितना जाएगा, 4। मैं क्या करता हूँ, 14 को उधर भेज देता हूँ, -2y बराबर 4 - 14, ठीक है। तो 2y बराबर कितना जाएगा, -14 में 4 गया 10, 14 में 4 10 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना जाएगा, 5, y बराबर -5। y बराबर -5 कैसे आ रहा है ना, कुछ तो गड़बड़, क्योंकि अगर y का मान, अच्छा ये भी माइनस है ना, ये माइनस से कटेगा, y बराबर कितना गया, 5। इसमें भी 5 आया था, है ना। अब y का मान 5 कहीं रह देंगे तो x का मान आ जाएगा। ये है मेरा कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक होती है ब्रज गुणनखंड विधि, है नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ ब्रज गुणनखंड विधि क्या होती है। x बटे BC - BC बराबर y बटे CA - CA बराबर 1 बटे AB - AB। 12 21 12 21 भर दीजिए, हो गया 12 तो 21 12 21 12 21। मतलब क्या है, ये B1 है, C2 है, B2 है, C1 है, ऐसे आप जान जाएंगे। ये क्या होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ एक समीकरण, 3x² + 4x - 12, और मैं लिखता हूँ 4x² + 11x - 13, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिएगा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 1 1 इसको कर देते हैं, इसको लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बी एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं 2 2 2। ठीक है, अब जरा सोचिए, यहाँ से A1 का मान कितना है 3, A1 का मान कितना है 3, यहाँ से B1 का मान कितना है 4, C1 का मान कितना है -12, है ना। यहाँ से लेंगे A1 का मान 3 और B1 का मान 4 और C1 का मान -12, ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे, उठा के मान रख देंगे। मान रखने के बाद इसको एक बार इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसको बराबर कर देंगे। आप पढ़े हैं, ठीक है, बस मैं से रिकैप कर पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें ध्यान देना आपको जरूरी है, बड़ी चीज़ है कि प्रच्छेदी रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है। प्रच्छेदी रेखा क्या होती है, जैसे ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये, एक रेखा दूसरे रेखा को क्या करे, प्रच्छेद कर दे, उसको बोलते हैं प्रच्छेदी रेखा। एक रेखा दूसरी रेखा बिल्कुल बराबर चलते रहे, उसको बोलते हैं समांतर रेखा। एक रेखा दूसरे रेखा पर चढ़ जाए, उसको बोलते हैं संपाती रेखा, मतलब उसको दिखाई दे, उसको बोलते हैं संपाती रेखा। इसमें आपको देखना है कि हाँ, कि अगर ये समीकरण दिया है, ये समीकरण दिया है तो कैसे कैसे दिया है। अगर यहाँ से हम ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल रहे हैं, तो अगर A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे शुरू हुआ तो पहले ही लड़ गया, बराबर नहीं हुआ। तो कई की जब किसी बराबर में तो क्या होती है, झगड़ा होती है। तो A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे, तो वह रेखाएं कैसे होंगी, परिच्छेद होंगी। और जब भी परिच्छेद होगा तो उसका एक को हल मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा। कितना मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा। और द्वितीय माने उसका दूसरा हल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही में जाकर क्या हो गई, क्रॉस हो गई, तो उसको बोलते हैं और द्वितीय हल। ठीक है, अगर A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 तो C1 बटे C2 हैं, तो रेखाएं कैसे आएंगे, समपाती। एक रेखा ये और दूसरी रेखा उसके ऊपर है, उसको बोलते हैं समपाती रेखा। और समपाती रेखाएं हैं, उस पर ढेर सारे हल मिलेंगे। कितने रूप में मिलते हैं, कितने हल मिलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, लेकिन A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू नॉट C1 बटे C2 है। लास्ट में जाकर क्या जगह मर जाएगा, तो वो रेखाएं कौन सी जगह, समांतर रेखा। इसका एक को हलवा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जाकर क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। लास्ट में जाकर मर जाएगा तो उस पर कोई हल नहीं मिलेगा। और पूरा फैलोहर है, जा रही है तो संपाती रेखा, संपाती रेखा खूब जाएंगी तो ढेर का हल मिलेगा। एक क्या होती, पहले बार में क्या हो जाएगी, कट जाएगी तो एक हल मिलेगा। देखिए पहले बार में क्या होगा, कट गया तो एक हल मिलेगा। ठीक है, तो यह बार देख लेंगे, बार फिर से देख लिए हैं। आगे चलते हैं। देखो अब आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, हाई जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो अगर होगा तो द्विघात समीकरण ही नहीं करेगा। आप बताइए, ये द्विघात समीकरण है bx प्लस c, द्विघात समीकरण है नहीं है ना। ये जीरो नहीं होना चाहिए, एक हो सकता है ना। ये द्विघात समीकरण है। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ये द्विघात समीकरण है, लेकिन 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए होता क्या है ना, इसमें होता ये है कि ये जो लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जीरो हो जाएगा तो भी द्विघात समीकरण होगा, ये जीरो हो जाएगा तभी द्विघात समीकरण होगा, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक बा। इस द्विघात समीकरण में क्या क्या करना था, आपको विविधकर निकालना था, डी निकालना था। क्या निकालना था ना, डी, डिस्क्रिमिनेंट विविधकर। इसमें 3 विधि से सवाल को हल करने के लिए बोला जाएगा। एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा, जैसे मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर, पीछे लिखा था मैंने 7x प्लस 12। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको क्या है ना कि अगर आप इसको चाहे तो गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। और गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, पीछे वाले का आगे वाले में गुणा करते हैं, बीच वाले को मैनेज करते हैं, इसके बाद पार्टिसिपेट के दोनों में से कॉमन करके x का मान निकालते हैं, उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। और जब सवाल उससे नहीं लगता है तब लगाते हैं ब्रह्मास्त्र। क्या लगाते हैं, सीधा 4। सीधा 4 क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4/2a, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र भी बोलते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं डी, विविधकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविधकर। क्या सही हरियाली बोलते कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में तब पानी पी ली भाई। तो
ये द्विघात समीकरण जो है ना तो द्विघात समीकरण को 3 विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि से, दूसरी पूर्ववर्ग विधि से और तीसरी द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र में क्या होता है, सिद्धाचार्य नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसकी जो हम लोग डी भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डी, क्या बोलते हैं, डी। इसकी जगह डी लिख दिए तो सूत्र में क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपान क्या 2a। तो ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब सवाल इससे नहीं लगता है तो इससे हम लोग लगाते हैं। जैसे राम जी राक्षसों को मारते थे तो जब कुछ नहीं मिलता था तो निकाल लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र और मार चाप के दम उड़ा दे। तो लक्ष्मण जी कहते थे ले आओ, निकाल के चाप ही देते हैं। जो सो रहा है उसको तो मारे दो गोली, सो रहे हैं सब चट्टा, निकाल ब्रह्मास्त्र। तो जब सवाल इससे नहीं लगता है गुणनखंड से, तब ब्रह्मास्त्र जगह मारते तल से उड़ के आ जाते हैं राक्षस लोग। को कान उड़ेगा, कोनो का नाक उड़ेगा, मतलब राक्षस लोग उड़ जाते हैं। किससे, ब्रह्मास्त्र। तो इस सवाल नहीं लगेगा ना तो ये ब्रह्मास्त्र लगाएंगे उड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इससे सवाल की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और बड़ी चीज़ होती है अच्छी, कि ये बातें ध्यान आपको देना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये। ठीक है, डी का मान निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं, समझाते हैं, यहीं पे समझाते हैं। यार कहाँ गया ये, है ये यहाँ पे, ये कहाँ से आ जा रहा है ऊपर। अच्छा ये 1 मिनट इसका, इसको इधर समझा देते हैं। चाहिए तो छोटे में समझ लेते हैं क्या करना है। ठीक है, ये है क्या है ना, अगर डी का मान पॉजिटिव आया, क्या किया आप लोग, अगर डी का मान क्या गया, पॉजिटिव। डी का मान कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी क्या है सर, देखिए यहाँ पे जैसे मान ली दूँ 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4, इसे मैं गलती लिखा हूँ लेकिन फिर भी। तो यहाँ से ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, आप लोग जानते होंगे ना, ए बी हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर ये इसका मान निकाले पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्या गया, पॉजिटिव है। तो हम जान जाएंगे उसके मूल दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अगर डी का मान 0 के बराबर आ गया तब मूल कैसे होंगे, बराबर होगा, और मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक। देखिए मूल इसमें भी वास्तविक होता है, मूल इसमें भी वास्तविक होता है। जब निगेटिव आता है तभी मूल वास्तविक नहीं होता। जीरो यानी जीरो से क्या हो जाएगा, छोटा। जब जीरो से छोटा आएगा तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बातें ध्यान देना जरूरी है कि मूल वास्तविक कब होंगे, जब डी पॉजिटिव होगा, 0 होंगे तो मूल कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। इसमें पॉजिटिव आएगा तो मूल वास्तविक होगा, दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें भी वास्तविक होगा लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। इसमें मूल वास्तविक आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देना जरूरी है। चलते हैं आगे अब। हाँ, तो इसमें द्विघात समीकरण वही था, 2-3 ठो विधि है, और द्विघाती सूत्र से जान लीजिएगा, इसके बाद कुछ है नहीं। इस समांतर श्रेणी में कुछ है नहीं। समांतर श्रेणी में क्या है, 2 पदों n पदों का योगफल है, n पदों के n पद निकालने का सूत्र है, n पदों का योगफल है। समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे कहने का मतलब है कि आप लिख भी दिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिनमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद से वैसे पद में जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अच्छा, एक बात समझिएगा, समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में भाई आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ए और डी आना चाहिए। अगर आप ए और डी निकाल ले रहे हैं, ए और डी निकाल लेते हैं तो समझिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं एक लिखता हूँ 2 5 7 9 11, तो जो पहले लिखा उसको बोलेंगे हम लोग ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। यानी ये हो गया मेरा ए। ठीक है, ये हो गया। इसको A1 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A1। इसको बोल सकते हैं A2, इसको बोल सकते हैं A3, इसको बोल सकते हैं A4, इसको बोल सकते हैं A5, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए आप इसमें क्या हुआ ना कि 2 में
ये 3 है, ये कितना है 3 है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कितना है 3 है, इसको हम बना देते हैं कितना 3, ये है 3। 3 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए 2, 5 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए 2, इसमें कितना जोड़े कि आ जाए 2 जोड़े। यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद अगला पद प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं डी। अच्छा पीछे वाले में से आगे वाले घटाइए, 5 में से 2 घटाइए 2, 7 में से 5 घटाइए 2, 9 में से 7 घटाइए 2, 11 में से 2 घटाइए, 11 में से 9 घटाइए। इसका डी मेरा क्या आ गया, डी मेरा क्या आ गया 2, और ए मेरा कितना आ गया मेरा 3। आपसे कोई पद पूछे निकाल सकते हैं, निकालने का सूत्र एन पद निकालने का सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। कहता मुझे 10वां पद निकालिए, कौन सा पद 10वां, लिख देंगे ए 10 बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे मेरे भाई, एक जगह लिख देंगे 3 प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे 10, क्यों, क्योंकि 10वां पद पूछा है। 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिख देंगे 2। देखिए 10 में से एक जगह कितना बचेगा 9, और 9 दूना क्या 18, 18 3 21, 10वां पद क्या आ गया 21, 10वां पद क्या आ गया 21। पता नहीं सही है गलत है। देखिए 11 पद क्या आएगा 13, 13 पद क्या आएगा 15, 15 पद क्या आएगा 17, 17 पद क्या आएगा 19, 19 पद क्या आएगा 21, 21 पद क्या आएगा 23, 23 पद क्या आएगा 25। देख लेते हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। इसका मतलब 10वां पद क्या है कैसे, मैं सूत्र से क्या है सही है। एक और अच्छी बात होती है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 10वां पद निकालना है तो लिख देंगे ए प्लस 9D। अब जानते हैं 20वां पद निकालना है तो ए प्लस 19D, 18वां पद निकालना है तो ए प्लस 17D, है ना, ऐसे निकालते जाएंगे। ठीक है, तो डी अगर आपको ए और डी निकालना है, जान रहे हैं, तो आप कोई पद निकाल सकते हैं, कोई पद निकाल सकते हैं। ये इसमें भी पता किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक कौन सा पद है 10वां पद है, 11वां और एक क्या है 12वां है, कितना है 12वां। अगर मैंने क्या किया मिटा दिया ये सब, क्या किया ये मिटा दिया। ठीक है, ये सब मैंने मिटा दिया, क्यों मैंने मिटा दिया। और आपको पता करना पड़ जाए कि इसमें कितने पद थे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पद थे ना, तो ये पता नहीं है तो निकाल सकते हैं। देखिए अंतिमवा पद है, ये पहला पद है, डी निकाल लेंगे तो पता चलेगा कितने पद थे, यानी एन का मान निकाल सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र से डी का मान रख देंगे, एन का मान रख देंगे और ए का मान रख देंगे, एन फाइंड हो जाएगा कि कितने पद थे। ठीक है, ये लगाएंगे आप लोग, बस ऐसे हमको तड़का मारना है। ठीक है, ये सवाल है क्या है सवाल, मजाक है। 3 5 7 अरे पिछले वाला सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें देखिए इसमें पूछता है, सवाल पूछता है ए दिया है, डी दिया है, एन दिया, ए एन निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। एन बराबर मेरा क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह क्या रख देंगे, एन की जगह क्या रख देंगे, एन की जगह मुझे पता नहीं, वही तो निकालना एन बराबर ए की जगह क्या रख देंगे 7 प्लस एन की जगह 8 माइनस 1 और डी की जगह कितना दिया है 3। देखो मेरे भाई 8 में से गया 7, 7 तरीके 21, 21 7 28, एन बराबर कितना हो गया 28। इसी तरह आप इसमें हल कर सकते हैं, ये आपके बुक का ही सवाल है। ठीक है, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ बहुत आसान आती है, अब पढ़े लिखे रहेंगे तब। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पद क्या है 5 है, तो देखिए तीसरा पद लिख सकता हूँ मैं ए3 बराबर 5, ए3 को मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस 2D बराबर क्या हो गया 5। 7वां पद 9 है, यानी ए7 बराबर कितना है 9, तो ए प्लस को डी 6D बराबर कितना है 9। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 6 में से जगह माइनस 4D और जगह माइनस 4। ठीक है, माइनस माइनस का जगह डी बराबर क्या आ गया मेरा 1, डी बराबर क्या आ गया 1। अगर डी बराबर 1 आएगा तो आप मान निकाल सकते हैं, इसे में रख दीजिए डी की जगह 1, ठीक है, क्या देंगे 1। ठीक है, तो a प्लस 2 गुणे 1 बराबर 5, 2 चला जाएगा उधर, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा 3, तो a आ गया और 3 आ गया, तो आप निकाल सकते हैं समांतर साइड है ना। तो a आ गया 3, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 7 9 11 13 15 17 है। तीसरा पद देखिए 5 है, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं ना है। तीसरा पद 5, मैं तीसरा पद 5 लिख दिया है ना। और 7वां पद में हो तो ए प्लस 6D, घटाने कट गया है,
6 में से 6D में से भी घटाएं 4D और 9 में से 5 घटाएं कितना का 4, ठीक है। तो D से ये हो गया मेरा D, करेगा D बराबर कितना आ जाएगा 1 और D का मान यहाँ रख दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, अब 5 में से 2 घटाएंगे 3, सही तो है, ठीक है। तो यहाँ से समांतर श्रेणी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। कोई मिस्टेक बस देख लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मिस्टेक लग रहा है ना, ये कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, सही है। गलती रहेगा तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या गलती है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। अच्छा बताइए, 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है 10 से, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर डा 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 है 99 तक। कितनी संख्या 3 से विभाजित, पहली क्या 10 से नहीं, 11 है नहीं, यह गया 12, 12 बाद क्या आ जाएगा 15, 3 से विभाजित होना है ना, 3 से विभाजित, तो एक आ जाएगा 15, डा 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 97 होगा 3 से विभाजित, यस सर 97 हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 3 3 9, 3 3 9। तो ए बराबर मेरा क्या गया 12, डी बराबर मेरा क्या गया 15 में से 12 घटिए कितना जाएगा 3, और ए एन बराबर कितना आ गया 99। सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस ए एन बराबर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लगाएंगे सूत्र उत्तर आ जाएगा फट से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एन पदों का योगफल ज्ञात करते हैं, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल सूत्र क्या होता है एस एन बराबर एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, ठीक है, ये सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, ऊपर लिखे भी हैं, है ना, लेकिन फायदा यह है कि मतलब जल्दी जल्दी में काम खत्म हो जाएगा। अगर आपको अंतिमा पद पता है तो आप इसको उसको क्या ले देंगे एल, जैसे ये है ना, ये जो लिखा है ये, इस ए को लिख 2 ए को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए यहाँ पे आ जाता है, और इसको अगर अंतिमा पद दिया है तो हमारा काम हो जाता है एन बाई 2 ए प्लस एल। तो अगर अंतिमा पद दिया है तो आप ये सारा सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर अंतिमा पद नहीं दिया तो ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। जैसे यदि दिया जाए 2 है 5 है 7 है 9 है 11 है डा 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 कहेगा 25 पदों का योगफल बताइए, 25 पदों का योगफल बताइए। तो एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 और 2 एन बाई 2 और ये अगर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यस 25 मुझे निकालना है, यस 25 निकालेंगे, एन की जगह क्या देंगे कितने पद में का 25/2 और 2a का मान कितना आ जाएगा 2 प्लस एन का मान कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ जाएगा 2। यहाँ से हल कर लेंगे आ जाएगा, आप लोग लगाएंगे, बस मुझे सूत्र का रिवाइज करवाना है, ठीक है, ठीक है, आराम से हल हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, ये देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए, तो मुझे क्या निकालना एन का मान निकालना है, सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और सवाल जानते हैं कहाँ का है 5 का क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हूँ पूरे वाली वीडियो में। एस एन दे दिया 636, कितना दिया 636 एन बाई 2 और 2 ए का मान कितना आ गया 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 9 8 17 8 आ गया, क्या जाएगा 8 आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, आ जाएगा 772 1272 आएगा यार, 1272 बराबर ये जगह क्या हो जाएगा ये एन क्या जाएगा 2 9 18 प्लस कितना ये 9 में से एन माइनस 1 इंटू डी। ये द्विघात समीकरण बनेगा, समझ रहे ना, ये द्विघात समीकरण बनेगा, आप लोग हल कर लीजिएगा, मैं पीछे बताया भी हूँ। तो इस साल बड़ा पेपर कई बार साल पूछा गया था, इसे मैं इसको उठा लिया है, ठीक है। निशान जानते पढ़ लेते हैं, निशान जानते पढ़ लेते हैं, इसको खत्म कर देखिए। निशान जानते कुछ है नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालना है। देखिए जैसे ये 4 है, क्या ये 4 और ये क्या है 5 है, ये क्या है 6 और ये क्या है 7 है, इनके बीच दूरी निकालना है, क्या निकालना है दूरी निकालना है, ठीक है। ये जैसे 8 है और ये 4 है, ये 7 है और ये क्या है 2 है, ठीक है। ये मैं इसको मैं बोलता हूँ x1 y1, इसको मैं बोलता हूँ x2 y2, ठीक है। तो दो दूरी क्या नहीं होता है, अगर ये है और ये क्या ये b है, तो मुझे a भी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा अंडर रूट
x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर। गजब गजब की बात है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या इसको हम यहाँ नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या इसको उलट पलट कर सकते हैं? कुछ भी कर दिया, ऊपर स्क्वायर लगा है, ठीक है। जैसे कहूँ मैं 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर का जो उत्तर आएगा ना, वही 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर का भी उत्तर आएगा, नहीं, क्योंकि ऊपर लगा है क्या, ठीक है। ये बात हो गई। तो दो बिंदु के बीच की दूरी से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ये हम निकाल लेंगे आराम से। x2 को माना देंगे, x1 को माना y2 को माना y1 को माना, ठीक। अगर इसमें पूछता है, कभी कभी ये पूछता है, पेपर में पूछा था, इनका मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, ये किसका मध्य बिंदु, पहला जोड़ के बटा 2, यानी 8 7 15, 15 बटे 2, 4 2 6, क्या जाएगा 3, ये जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर पूछेगा तो सीधे निकालेंगे। ये होता है मेरा x और ये होता है y। तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे, ये हो जाता है, ठीक है। आराम से निकालेंगे। फिर एक और सूत्र होता है, वो आप लोग हल कर लेंगे। ये देखिए, है ना, ये दो बिंदु सूत्र हो गया। मूल बिंदु का दिया रहेगा तो वो x और y कट जाएंगे, एगो x वाला एगो y वाला, तो ये हो जाएगा, है ना। हाई देखिए अनुपात में दिया है मध्य बिंदु का दिशा मैं बता ही दिया हूँ, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 बटे 2। और ये क्या दिया है, अनुपात में दिया है, जैसे ये a दिया है, b दिया है, जैसे ये दिया है, जैसे कि 4 है और 5 है, ठीक है, और यहाँ क्या है 7 और क्या है 8 है। इनको किस अनुपात में विभाजित किया है, 4 संबंध है 5 के अनुपात में क्या किया है, विभाजित किया जा रहा है। तो बस कुछ करना नहीं, ये है m1 और ये है m2 और ये x1 y1 x2 y2, उत्तर रखेंगे माना जाएगा, यानी मान रखेंगे उत्तर आ जाएगा। तो ये सूत्र आप लोग जल्दी से समझ लेना है। खत्म हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज, खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए त्रिभुज पे चलते हैं। त्रिभुज में समरूपता होती है, क्या होती है, एक समरूपता होती है, एक सर्वांग समता होती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए, जैसे ये मैं त्रिभुज बनाता हूँ, देखिए, ठीक है। एठो ये बना दिया, एठो ये बना दिया, एठो ये बना दिया, एठो ये बना दिया, ठीक है। एठो ये भाई, जैसा ये वैसा ये भी है, वैसा ये भी है, वैसा ये भी है। एक रूप के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, एकदम एक रूप के दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग समरूप। क्या बोलते हैं समरूप? रूपवा काली 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 काली, रूप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, रूप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे देखिए एठो ये पेन, एठो ये पेन, इनका दोनों का रूप क्या है, एकदम समान है, इसको बोलने क्या है, समरूप है, बिल्कुल क्या है, समरूप है। एठो समरूप होता है, एठो सर्वांगसम होता है। ये भाई ये सर्वांगसम भी हैं, क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन देखिए 9 में पढ़ना रहता था सर्वांगसम, 9 में पढ़ना रहता था सर्वांगसम, 9 में सर्वांगसम पढ़ना रहता था यार, 9 में हमको क्या पढ़ना रहता था, 9 में पढ़ना रहता था हमको, सर्वांगसम पढ़ना रहता था। लेकिन 10 में क्या पढ़ना है, समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, एक ही रूप हो, भले जैसे कि एक हाथी बड़का हाथी को छोड़का हाथी, क्या है, समरूप है। तो ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, ये सब के सब क्या है, समरूप है, ठीक है। तो समरूपता और सर्वांगसमता में अंतर होता है। सर्वांगसमता में क्या होता है, जैसा ये त्रिभुज, जैसे एक मैं बना रहा हूँ, देखिए कोशिश करते मैं बन जाता है कि नहीं, ठीक है। एक ये बना दे रहा हूँ, एक मैं ये बना दे रहा हूँ, क्या लग रहा है, दोनों, अगर दोनों की लंबाई चौड़ाई कोण सब कुछ क्या है, बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, अगर है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। लेकिन अगर ये इसके जैसा दिखा तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा, मैं लिखा हूँ। इसमें 2-3 को प्रमेय और प्रमेय ध्यान देने वाले होते हैं। पहले बताया होती है थेल्स प्रमेय, क्या होती है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। देखिए ये है थेल्स प्रमेय। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। समझिए, कह रहा एक त्रिभुज है, क्या एक त्रिभुज है, कर त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, ये वाली भुजा ना, इस भुजा के समांतर रेखा खींचो, क्या खींचे, समांतर रेखा खींचे। क्या समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं, यानी त्रिभुज की
जो ये वाली भुजा ये ना शेष बची हैं, क्योंकि इसी के समांतर तो हम खींचे हैं, तो ये बची शेष। दो भुजाओं में समान अनुपात होता है, यानी जो ये काट रही हैं यहाँ पे, इस इतना बटे इतना, इतना बटे इतना के बराबर होता है। बस मेरा मान लीजिए कि मैं इस भुजा के समांतर लिया, इस भुजा के समांतर, यानी कि एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींच जाती है तो शेष दो भुजाएं समान अनुपात में बांटती हैं, 4/5, तो ये भी हो जाएगा 4/5। मान लीजिए अगर मैं ऐसे कर दूं, इस भुजा का समांतर ले लूं, तो अगर किसी एक भुजा का समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो शेष दो भुजाओं में समान अनुपात होता है, 20/25, तो 20/25। ये होती है थेल्स प्रमेय। कौन होती है? थेल्स प्रमेय। इसको बोलते हैं बीबीटी प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। जैसे हाँ देखिए क्या लिखे हैं, अगर इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा खींच दें हम, इस भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर ये भुजा को क्या कोई खींच दी गई है, तो ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, यही होता है। ठीक है। अब वैसे यहाँ सवाल पूछा कि इसका मान क्या होगा, क्योंकि ये बटे ये यानी 1.5/3, तो 1 क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा 15 कम 15, 15 30, x का मान निकाल लेंगे, 0.5 हटा देंगे, है ना। ये होती है थेल्स प्रमेय कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींच दें तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। प्रमेय याद रहनी चाहिए आपको। एक होता है अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं, तो उनके भुजा में समान अनुपात होता है, लेकिन ध्यान रहे भुजा में समान अनुपात उनके वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो इनके क्षेत्रफल जो बराबर है तो इनके भुजा में समान अनुपात नहीं हुआ, इनके भुजाओं में उनके वर्गों के समान अनुपात होगा। जैसे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्या है, क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो मैंने लिखा एरिया ABC बटे एरिया PQR, मतलब क्या, इसका एरिया इसके एरिया के क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये भुजा बटे ये भुजा, तो ये भुजा बटे ये भुजा का वर्ग, ये भुजा बटे ये भुजा का वर्ग, और ये भुजा बटे ये भुजा का वर्ग होता है। ठीक है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो उनके भुजा में समान अनुपात होता है, समान अनुपात उनके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। तो ये प्रमेय आपको याद है। एक सवाल कर लेते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्या दिया है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, कितना दिया, 4/9। मैं कहता हूँ एक त्रिभुजा है ABC है, एक त्रिभुजा क्या है, PQR है, एक त्रिभुजा ABC है और क्या है, PQR। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है, यानी कि एरिया ABC बटे एरिया PQR बराबर क्या होता है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये सब किसके बराबर होंगे, वर्ग के बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, वर्ग के बराबर होंगे। तो भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। अरे यार ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, 4/9, 4/9। इधर क्या है, AB बटे PQ का स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/3। आसान तो सवाल। आगे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय बड़ी खतरनाक प्रमेय है भैया। ये है पाइथागोरस प्रमेय, वो कहती है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है कर्ण, और ये क्या होता है, ये लंब, और ये क्या होता है, आधार। तो K का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। आगे चलते हैं। समरूपता की कसौटी क्या होनी चाहिए, अगर ये त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज दिए हैं, ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में हाई जो कोण है इस कोण के बराबर होना चाहिए। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, सब समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर आपको ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इससे भी समरूपता आती है, इससे भी समरूपता आती है। एक और समरूपता करने का नियम है, दो हैं, क्या है, यस ए यस, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, 3 सेंटीमीटर का ये है, 6 सेंटीमीटर ये, 7 का ये, 14 का ये, 15 का ये, 30 का ये, इनके भुजा में समान अनुपात है, तो ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यस यस वही त्रिभुज बना देंगे फिर से, है ना। एक वो एंगल इसमें बराबर होना चाहिए, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, और एक वो एंगल बराबर हो, तभी क्या आ जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। 3 चीज़ होना चाहिए। ठीक है। चलते हैं। देखिए भाई यहीं तक गला सूख रहा है, और मैंने एक पार्ट में मैंने 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया, बता दिया थोड़ा बहुत। अब आपको क्या करना है,
बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सवाल लगाते रहिए। और क्या मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, अभी 2 वीडियो आएंगी इसकी। ये तो 7 से 14 चैप्टर तक आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं 15 मिनट में पूरा सूत्रा लिख दो फटाफट। पहले चैप्टर का 2 मिनट में, दूसरा चैप्टर 2 मिनट में, तीसरा चैप्टर 2 मिनट में, चौथा चैप्टर का 2 मिनट में, फटाफट 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 करते ख़त्म कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत से पढ़ें लिखें और होनहार बनें, ताकि अपने सपनों को साकार करें, ठीक है। नहीं तो आने वाले समय में इतनी बेरोजगारी होने वाली है कि समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा बकवास की बात नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप अग्रसर होते रहें, बढ़िया से बढ़िया नंबर रहें, ताकि मेरा भी नाम हो और अपने गांव वालों का, अपने शहर वालों का, अपने देशभक्ति, मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी, जिसका भी हो, सबका नाम होगा, उसके साथ साथ मेरा भी नाम होगा। तो इसी के साथ वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।